नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी विद्यार्थी। राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और हम आज एक विशेष क्लास लेकर आए हैं जहां पर हम डीसी मोटर के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि स्टार्टिंग के समय पर मोटर 5 से 6 गुना करंट लेती है। ऐसा क्यों लेती है? और अगर मोटर थोड़ी देर के लिए स्टार्ट नहीं हो, कुछ समय के लिए प्रारंभ नहीं हो, तो उसका आर्मेचर जल जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपके सामने परिचर्चा करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे एक एक करके कि ऐसा क्यों होता है। क्यों मोटर स्टार्टिंग के टाइम पर 5 से 6 गुना करंट लेती है, और मोटर अगर स्टार्ट ना हो या मोटर घूर्णमान ना हो कुछ समय के लिए, तो ऐसी कंडीशन में मोटर का आर्मेचर चलने की कंडीशन पे क्यों पहुंच जाता है। इस सब के बारे में परिचर्चा हम लोग आपके सामने करने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं किस तरह से हमारे स्टार्टिंग के समय पर आर्मेचर करंट क्या होता है इसके अंदर कि आर्मेचर जल सकता है। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, कोई भी मोटर जो होती है, कोई भी मोटर की अगर बात करता हूँ, सीरीज मोटर की बात करें या शंट मोटर की बात करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि शंट मोटर में यहाँ पर ये हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, और इसी फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में देखा जाए तो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग इस प्रकार से कनेक्टेड रहती है। आप शायद ये तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई वोल्टेज आप देते हो, वही सप्लाई वोल्टेज इस ब्रांच के अंदर यानी आर्मेचर के दोनों पॉइंटों के मध्य में मिलेगा, ए और डबल ए के बीच में। यहाँ पर भी हमारे पास वोल्टेज जो होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, और इस ब्रांच के बीच में भी यहाँ पर भी अगर वोल्टेज होगा तो वो भी सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही होगा। शायद आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हमेशा आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लगभग 1 ओम। हमेशा ध्यान रखो, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है जिसे आर ए के द्वारा दर्शाते हैं, आर एस एच रेजिस्टेंस जो होता है मतलब शंट रेजिस्टेंस जो होता है, ये हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? हाई रेजिस्टेंस होता है। ध्यान रखो इस चीज को। कैसा रेजिस्टेंस होगा ये? हाई रेजिस्टेंस। और आर्मेचर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं जहां पर, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? लो। किसी भी आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा निम्न होता है। करने के लिए ध्यान रखना इस चीज का, ये एक मोटे वायर का आर्मेचर बना रहता है इसमें, और मोटे वायर का आर्मेचर बनने के साथ साथ इसमें टर्नों की संख्या भी कम होती है। लगभग इसका रेजिस्टेंस होता है 1 ओम। कितना होता है? 1 ओम होता है दोस्तों। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहीं पर भी किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप धारा का मान निकालना चाहते हो, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर अगर धारा का मान निकालना चाहते हो, तो आपको ये भी अच्छी तरीके से मालूम होगा कि धारा आई बराबर होती है बी अपॉन आर। मैंने कहा कि इसमें, इस ब्रांच में भी वोल्टेज जो रहेगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज रहेगा, प्रारंभ के समय की कंडीशन की अगर मैं बात करूं। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर बात करूं, तो यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज वीएल ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर धारा निकालना चाहूँ आइए, तो ऐसी कंडीशन में, अभी अगर मैं बात करता हूँ, अभी की कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी की कंडीशन के अंदर, इसके अंदर जो धारा का मान है, धारा का मान है वो क्या होगा? कहीं पर भी धारा निकालते हैं, कहीं पर भी धारा निकालते हैं, तो आर्मेचर पर धारा जो होती है वो आर्मेचर पर वोल्टेज, आर्मेचर पर वोल्टेज अपॉन आर्मेचर के रेजिस्टेंस, आर्मेचर के रेजिस्टेंस इतनी होगी। बिल्कुल होगी या नहीं होगी? कहीं पर भी धारा निकालेंगे। भाई अगर मैं फील्ड पर धारा निकालना चाहता कि साहब यहाँ पर धारा कितनी होगी, इसके अंदर धारा कितनी होगी, तो यहाँ पर भी निकाल सकता था। यहाँ पर कितना वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको पता है वीएल के बराबर है, क्योंकि मैंने कहा ना समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है वीएल अपॉन, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? आर एस एच। तो आर एस एच का भाग दे देता, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार यहाँ निकाल सकता हूँ। लेकिन जब मोटर घूमती है, जब मोटर घूमती है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होता है इस आर्मेचर के अंदर। जब मोटर रोटेट होगी या मोटर जब घूमेगी, तो इस मोटर के रोटर में या आर्मेचर के अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा। इस ईएमएफ का जो मान होता है वो होता है ईबी बराबर, ईबी क्यों कहा जाता है इसे? बैक ईएमएफ इसलिए कहा जाता है कि ये ईएमएफ
सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। इसका वैल्यूएशन होगा ईबी बराबर 5 ZNP अपॉन 60 वोल्ट। 5 क्या है प्रतिपूल फ्लक्स, जेड क्या है नंबर ऑफ टर्न सॉरी नंबर ऑफ कंडक्टर, एन क्या है घूर्णन गति, पी क्या है पोलों की संख्या, ए है समांतर मार्गों की संख्या। जैसे हमारे मोटर जनरेटर के अंदर ईएमएफ डेवलप होता है, यहाँ पर भी जब मोटर घूमेगी तो फील्ड से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स को काटकर एक ईएमएफ डेवलप करेगा। उस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये जो ईएमएफ है ना, ये जो ईएमएफ है बैक ईएमएफ, ये ईएमएफ इस सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ध्यान रखना इस चीज का। तो आर्मेचर के अंदर अब दो ईएमएफ है, एक तो आपने दिया है वो ईएमएफ जिसे वीएल कह रहे हैं, और एक ईएमएफ वो है जो इसके अंदर उत्पन्न हुआ है। तो दो ईएमएफ है लेकिन दोनों की प्रकृति विपरीत दिशा में। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, एक बैटरी मैंने अगर इस प्रकार से लगा रखी है और एक बैटरी मैंने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दी है, ये वीएल बैटरी लगा दी, यहाँ पर ईबी वोल्टेज है, तो ध्यान रखना इसका जो परिणामी वोल्टेज आएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। रिजल्टेंट वोल्टेज इन ए और बी के बीच अगर वोल्टेज निकालने की बात करूंगा मैं, तो परिणामी वोल्टेज आएगा दोनों के अंतर के बराबर आता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी वोल्टेज मैं आपसे पूछूं अब कि आर्मेचर पर वोल्टेज क्या होगा, तो आर्मेचर पर वोल्टेज आइए निकालने के लिए आर्मेचर पर वोल्टेज चाहिए हमें। आर्मेचर पर वोल्टेज कितना दिया आपने वीएल, लेकिन उसी वोल्टेज का विरोध किसने किया, ईबी ने। ईबी ने उस सप्लाई वोल्टेज का विरोध किया। सपोज कर लो, एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको कि भाई सप्लाई वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट था और ईबी उत्पन्न हो गया बेटा 80 वोल्ट। तो टोटल यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज कितना बचा, सप्लाई वोल्टेज का विरोध कर रहा है 80 वोल्ट, तो 80 वोल्ट इसमें से घटेगा। इसमें ब्रांच में टोटल वोल्टेज जो बचा है वो 20 वोल्ट बचा है। कितना बचा है, 20 वोल्ट। कब, जब मोटर घूमेगी तभी तो ईबी जनरेट होगा, जब तक मोटर घूमेगी नहीं ईबी जनरेट नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बचेगा वीएल में से आपको क्या घटाना है, ईबी, और आपको किसका भाग दे देना बेटा, आर ए का भाग दे देना है। ये हमारा आर्मेचर में करंट की वैल्यूएशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना बैक ईएमएफ। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं कि ये धारा जब होती है, इतनी जब धारा हो सॉरी इतना जब वोल्टेज होता है या मोटर घूमती है तो बैक ईएमएफ जनरेट होता है, तो इजीली धारा नॉर्मली करंट फ्लो होती है। लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग के टाइम पर, वो चीज देखते हैं। प्रारंभ के समय पर क्या होता है, स्टार्टिंग के समय पर मोटर रुकी हुई कंडीशन में रहती है। प्रारंभ में मोटर की स्पीड एन बराबर क्या होगी, जीरो। एन बराबर क्या होगी, जीरो। जब मोटर रुकी हुई कंडीशन में प्रारंभ होने की कंडीशन में आ रही है, उस कंडीशन की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। जब हमारे पास स्पीड की वैल्यूएशन की बात की जाएगी तो स्पीड क्या होगी, जीरो। अब स्पीड अगर जीरो होगी तो सिंपल सी बात है कि बैक ईएमएफ जो इसका विरोध कर रहा है वो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, ईबी बराबर 5 ZNP अपॉन 60। नॉर्मल सी बात है। अगर इसे एन की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी यहाँ पर, तो ये पूरा ही ईबी जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ईबी का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। ईबी का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। होगा या नहीं होगा। और अगर ईबी जीरो हो गया तो प्रारंभ के समय पर आइए बराबर क्या था, वीएल माइनस, देखो ईबी था ना, तो ईबी का मान तो जीरो हो गया, तो घटाएगा क्या इसमें से, जीरो घटाया। अब जीरो घटाया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो वही है। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज घटेगी नहीं तो वीएल तो की वैल्यू तो ज्यादा है। अगर ज्यादा में मैं रेजिस्टेंस का भाग दूंगा तो करंट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अतः अतः प्रारंभ के समय क्या हुआ, बैक ईएमएफ शून्य हो गया, ईबी बराबर क्या हो गया, जीरो। तो मोटर का आर्मेचर 5 से 7 गुना करंट लेता है, 5 to 7 गुना धारा लेता है। जिससे क्या होता है, मोटर अगर कुछ समय के लिए स्टार्ट ना हो, मान के चलो घूमी नहीं मोटर,
जब तक घूमेगी नहीं बैक ईएमएफ जनरेट हो नहीं सकता। और बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि आर्मेचर की धारा क्या हो जाएगी, 5 से 7 गुनी। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। अगर धारा का मान 7 गुना हो गया है या 5 गुना हो गया तो 5 का स्क्वायर 25 गुनी हीट हो जाएगी, मोटर जल सकती है, मोटर जल सकती है। तो ध्यान रखना, अगर मोटर में बैक ईएमएफ जनरेट ना हो, बैक ईएमएफ जनरेट ना हो, और बैक ईएमएफ कब जनरेट नहीं होगा, जब मोटर स्टार्ट नहीं होगी। मोटर स्टार्ट कब नहीं होगी, स्टार्टिंग के कंडीशन में, जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में या रोकी हुई कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में आर्मेचर धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। सिंपल सी अगर बात करूँ तो आर्मेचर धारा का मान अगर 0 है तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का यहाँ पर सॉरी, मोटर की घूर्णन गति 0 है तो बैक ईएमएफ भी 0 है, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन में मोटर जल सकती है। तो क्या किया जाए, हम लोग इस करंट को कंट्रोल करने के लिए, प्रारंभिक करंट को कंट्रोल करने के लिए दो ही उपाय, या तो मैं सप्लाई वोल्टेज को कम कर दूं या मैं आर्मेचर को रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं, क्योंकि धारा तो तभी कम होगी। तो क्या किया जाता है, इधर देखो मेरे पास, फिर क्या किया जाता है, एक ही उपाय है कि भाई ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं अभी मैंने आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझ जाओगे सारी चीजें। मैंने यहाँ से बेटा 200 वोल्ट लगाया, कितना लगाया, 200 वोल्ट, क्लियर, 200 वोल्ट दिया। अब मुझे बताओ आर्मेचर धारा कितनी होगी। तो आर्मेचर धारा निकालने का अभी स्टार्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग कंडीशन में मैंने क्या कहा था, आर्मेचर धारा का सूत्र था VL माइनस EB अपॉन RA। बट आपने स्टार्टिंग कंडीशन की बात की तो EB बराबर क्या है, 0। तो आर्मेचर धारा का मान कितना हो गया, BL का मान वैल्यू कितना है, 200, EB का मान कितना है, 0, RA का मान 1 है। तो 200 एम्पियर की करंट होगी बेटा, कितनी होगी, 200। बहुत ज्यादा करंट होगी ये तो। जबकि मान के चलो कि ये घूम रहा है, अगर मोटर घूमना प्रारंभ कर दे और यहाँ पर EB जनरेट हो जाए, और EB जनरेट हो जाए, मैंने बोला कि यहाँ पर EB जनरेट होगी बेटा 160 वोल्ट, कितनी होगी, 160, 160 EB जनरेट होगी। तो घूर्णमान स्थिति में आर्मेचर धारा कितनी होगी ऐसी कंडीशन में, BL कितना है 200, EB कितना है 160, बटे आर्मेचर धारा तो अभी भी इतनी है, सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस तो अभी भी इतना ही है। तो ऊपर कितना बचा बेटा, 40 बटे 1, तो धारा सिर्फ 40 एम्पियर रहेगी, कितनी रहेगी, 40। और पहले कितनी थी, 200, 5 गुना करंट थी ना, 5 गुना करंट थी। अब करंट को कम करने का एक ही उपाय है बेटा, क्या उपाय है, अगर मैंने प्रारंभिक कंडीशन में इस आर्मेचर के सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और जोड़ दिया गया होता, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देता मैं, 4 ओम का मान के चलो, सपोज कर लो, इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देता प्रारंभिक कंडीशन में। जब प्रारंभिक कंडीशन में जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये श्रेणी में एक और प्रतिरोध जुड़ गया, क्या अतिरिक्त, बिल्कुल जुड़ गया, एक और अतिरिक्त प्रतिरोध जुड़ गया। अब इस अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ने का कौन काम करता है, हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे इसको हटाएंगे, तो इसको जोड़ने का काम करता है हमारा क्या, स्टार्टर। स्टार्टर के द्वारा इस रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है और स्टार्टर के द्वारा इस रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, स्टार्टर ही इस रेजिस्टेंस को जोड़ने का काम करेगा और स्टार्टर ही इस रेजिस्टेंस को हटाने का काम करता है, ताकि स्टार्टिंग के टाइम पर इस रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर दें और जब मोटर स्टार्ट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को क्या कर दें, हटा दें। ऐसे जोड़ा रहता है, ये मान के चलो मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को जोड़ा मैंने, मान के चलो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है सपोज कर लो, तो स्टार्टिंग कंडीशन में आपको पता है VL कितना था, 200, EB तो 0 था, तो 1 ओम तो इसका, 4 ओम इसका, कितना हो गया टोटल 5 ओम। 200 में अगर 5 ओम का भाग देगा तो 5 का 20, 40 एम्पियर स्टार्टिंग में करंट होगी। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में भी अगर ये जुड़ा रहेगा, रनिंग कंडीशन में भी अगर जुड़ा रहेगा ये, तब दिक्कत आ जाएगी ना। 200 रनिंग कंडीशन की बात करूं मैं, रनिंग कंडीशन की बात करूं तो 160 बटे, अगर ये 1 + 4 हो जाएगा तो ऊपर तो 40 है, नीचे 5 है, तो करंट कितनी रह जाएगी,
8 एम्पियर, लेकिन हमें 8 एम्पियर नहीं है, हमें तो 40 एम्पियर चाहिए। तो आपको किस 4 ओम के ये रजिस्टेंस है ना, इसको क्या कर देना है, हटा देना है। कब हटाओगे, इसको तब हटाओगे बेटा जब आपका ये मोटर पूरी तरह से प्रारंभ हो जाएगी। इसको यहाँ से की बजाय आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे ताकि डायरेक्टली सप्लाई मिलने लग जाए और ये रजिस्टेंस 4 ओम का हट जाएगा। अगर ये 4 ओम का रजिस्टेंस हट गया तो सिंपल सी बात है, ये 4 ओम का रजिस्टेंस हटते ही ये 1 ओम रह जाएगा, और 1 ओम रहते ही ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर 40 नीचे एक 40। तो इसको हटाने का या जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, स्टार्टर। कौन करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्टर के द्वारा ये काम किया जाता है, ध्यान रखना। तो आप लोग जान गए होंगे कि क्यों हमारा मोटर प्रारंभ के कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो क्यों ज्यादा करंट लेती है, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। बैक ईएमएफ का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि प्रारंभिक में घूर्णन गति क्या होती है, 0। समझ रहे बात। कभी आपसे डीसी मोटर में आर्मेचर का धारा का सूत्र पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे बेटा, IA बराबर VL अपॉन RA माइनस EB, BL माइनस EB अपॉन RA। ये आर्मेचर धारा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आर्मेचर धारा इस प्रकार से पता की जा सकती है, ध्यान रखना। और बैक ईएमएफ कैसे पता किया जाता है, बैक ईएमएफ का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, EB बराबर 5 ZNP अपॉन 60A। ध्यान रखना, किसी जनरेटर के अंदर भी जो ईएमएफ जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो विद्युत वाहक बल भी इतना ही होता है जितना इसके अंदर आपको दे रखा है, ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जल जाती है और क्यों प्रारंभ के समय पर मोटर के अंदर जो धारा होती है वो ज्यादा होती है, 5 से 6 गुना करंट, और कैसे कंट्रोल करते हैं। प्रारंभ के समय पर मोटर इसलिए लेती है धारा ज्यादा क्योंकि प्रारंभ में कोई बैक ईएमएफ नहीं होता है। बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा तो धारा अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि आर्मेचर पर वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, कम, क्योंकि बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। और अगर प्रारंभ में इस धारा को कंट्रोल करना है तो एक ही उपाय है कि आर्मेचर के सीरीज में आप क्या कर दो, एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। और रेजिस्टेंस को जोड़ने या हटाने का जो काम करेगा वो करेगा स्टार्टर। तो स्टार्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो बेटा कहाँ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ताकि आर्मेचर के सीरीज में एक स्टार्टर के अंदर बहुत सारी एनबीसी भी होती है, ओएलसी भी होती है, लेकिन ये अलग से कॉइल है जो प्रोटेक्शन कॉइल है। बाकी का मेन काम रहता है स्टार्टर का प्रारंभ के समय पर मोटर को दी जाने वाली धारा को कंट्रोल करना। और धारा कंट्रोल करने के लिए वो रेजिस्टेंस को जोड़ता है, और धीरे धीरे जब मोटर स्टार्ट होती है तो रेजिस्टेंस को धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर देता है। और जो करना भी बहुत आवश्यक है, डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो धारा का मान इतना कम हो जाएगा कि मोटर के अंदर इतना टॉर्क ही डेवलप नहीं हो पाएगा कि वो घूम सके। क्योंकि टॉर्क, किसी भी मोटर के अंदर टॉर्क की बात पूछी जाए ना आपसे, तो टॉर्क दोनों के समानुपाती होता है। आर्मेचर टॉर्क फ्लक्स के भी समानुपाती होता है और आर्मेचर धारा के भी समानुपाती होता है, ध्यान रखना। टॉर्क वो घुमाव बल होता है जिसके कारण मोटर घूमती है। शंट मोटर में क्या होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होने की वजह से शंट मोटर में टॉर्क जो सिर्फ आर्मेचर धारा के समानुपाती कहलाएगा, क्योंकि वहां फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, फाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट। लेकिन सीरीज मोटर की अगर बात करूंगा, सीरीज मोटर की या श्रेणी मोटर की अगर मैं बात करता हूं, तो श्रेणी मोटर में हमारा आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो दोनों के समानुपाती होता है। तो आइए स्क्वायर भी कहते हैं वहां पर हम लोग, बिफोर सेचुरेशन, संतृप्त अवस्था के बाद फाई कांस्टेंट वहां पे भी हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन आपको जो संबंध बताना है वो ये बताना है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा ना कई जगह, स्टार्टिंग टॉर्क अगर ज्यादा चाहिए होता है तो कौन सी मोटर यूज करते हैं, श्रेणी मोटर, है ना। जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पर सीरीज मोटर का यूज करते हैं, है ना। जैसे लोकोमोटिव रेल इंजन है, ट्रैक्शन सिस्टम है, इनके अंदर है लिफ्ट वगैरह होती है, इनके अंदर हम लोग सीरीज मोटर का ही यूज करते हैं। सीरीज मोटर, और कई जगह सब आप कहोगे यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, यूनिवर्सल मोटर और डीसी सीरीज मोटर की संरचना एक जैसी होती है। जैसा यूनिवर्सल मोटर होता है वैसा ही डीसी सीरीज मोटर होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर यूनिवर्सल मोटर को मैं डीसी सप्लाई दे दूं तो उसी तरह से वर्क करेगी जैसे डीसी सीरीज मोटर करती है, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से बहुत, डीसी मोटर
एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। डीसी मोटर, मेरे हिसाब से देखा जाए तो डीसी मोटर एक समय हुआ करता था की एग्जामिनेशन हुआ करती थी, तो डीएमआरसी के पेपर के अंदर डीसी मोटर पढ़ के लोग बाग नौकरी लग जाते थे, क्योंकि डीसी मशीन के अंदर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते थे। ध्यान रखना है। तो डीसी मशीन एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। उसमें रटने की बजाय हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझो। आप क्या करते हो 5 से 6 गुना, लेकिन पता नहीं रहता कि क्यों होता है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों की इस छोटे से वीडियो के अंदर आप लोगों को ये चीजें समझाई। और हम लोग इसी तरह की क्लासेज, छोटी छोटी क्लासेज जिसमें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने पेश होती रहेंगी, ऐसी क्लासेज और आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लासेस के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए एक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।